तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है। तो आज मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया हूँ अंधेरा सीरीज की एक्सप्लेनेशन। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और सीरीज बहुत लंबी है, 8 घंटे की। इसलिए इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसे 2 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत मुंबई शहर से होती है, जहाँ पर हम शैडो या कई अंधेरे को किसी लिविंग एंटिटी की तरह मूव करते हुए देखते हैं। इसी के साथ हम एक बूढ़े आदमी को भी देख पाते हैं जो कि पोजेस्ड लग रहा था। उसकी आंखें पिच ब्लैक हो रखी थी। देन इसके बाद हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं जिनका नाम बानी और पृथ्वी था। दोनों बीच साइड पर बैठे बातें कर रहे थे। असल में बानी को डिप्रेशन था और उसका डॉक्टर पृथ्वी उसे यकीन दिलाता है कि वो इसे इस डिप्रेशन, इस अंधेरे से पूरी तरह से बाहर निकाल देगा और उसका हाथ पकड़कर पानी में लेकर जाता है। लेकिन तभी अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। पृथ्वी एक शैतान में बदल जाता है और डिमोनिक वॉइस में कहता है कि सरेंडर टू मी, यानी होप को छोड़कर मौत को गले लगा लो, और उसे पानी में डुबा देता है। लेकिन बानी भी इतनी डिप्रेस नहीं हुई थी कि वो अपनी जान दे दे। जीने की उम्मीद उसमें अभी बची हुई थी। वो रेसिस्ट करती है, जिस कारण से वो पानी से बाहर आ पाती है। लेकिन वो एंटिटी अभी भी वहीं पर थी, जिसे डरकर बानी वहां से भागने लगती है। जिस दौरान एक सीसीटीवी कैमरा उसे कैप्चर भी करता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि ये घटना 23 जून की रात की है। यानी स्टार्टिंग में जो दिन का सीन दिखाई दे रहा था वो बानी के दिमाग में चल रहा था, वो रियल नहीं था। खैर बानी भागकर अपने होटल की तरफ जाती है, जहाँ बाकी लोग उसे पैनिक लाइक स्टेट में देखते हैं। बानी को एक शैडो लाइक फिगर हॉन्ट कर रही थी, लेकिन बाकी सबको फिगर दिखाई नहीं दे रही थी। बानी भागकर किसी तरह अपने रूम तक पहुंचती है, जिसका नंबर था 408। रूम पहुंचकर वो शावर वगैरह लेती है, जिसके बाद वो थोड़ी रिलैक्स दिखाई देती है। तभी इतने में उसके डैड का कॉल आता है। वो पूछ रहे थे कि बानी बेटा कहाँ हो, जिस पर बानी झूठ बोल देती है कि बस पापा मैं ऑफिस में हूँ। जिस पर उसके डैड गुस्से में कहते हैं कि झूठ बोलती है, मुझे पता है तो ऑफिस में काम नहीं करती, धंधा करती है। और उसे गंदी गंदी गाली देने लगते हैं, कोसने लगते हैं कि तुम मर क्यों नहीं जाती। ये सुनते ही बानी शॉक्ड हो जाती है कि इन्हें कैसे पता चला। उसके हाथ से फोन छूट जाता है और वो रोने लगती है। लेकिन असल में बानी के डैड को ये सब पता नहीं था और ना ही वो ऐसा कुछ बोल रहे थे। बानी को सब गलत सलत सुनाई दे रहा था, जबकि उसके डैड तो नॉर्मली बात कर रहे थे। अब इस पॉइंट पर बानी बिल्कुल टूट जाती है और उसकी जीने की उम्मीद ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। बस फिर क्या था, वो डार्क फोर्स दीवारों से निकलकर वैनम की तरफ फैलने लगता है और बानी को घेर लेता है। ये देखकर बानी जोर से चीखती है और देखते ही देखते वो अंधेरे में खो जाती है, या कहे कि वो अंधेरा उसे खा जाता है। अब इसके बाद हमें 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ बानी 23 जून से गायब है। बानी के डैड पुलिस स्टेशन के चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन बानी का कुछ अता पता नहीं चल रहा, जैसे उसे धरती खा गई हो या आसमान निकल गया हो। इसलिए पुलिस अब इस केस को बंद करने वाली थी। लेकिन क्योंकि इस केस पर नायक नाम का एक मेल ऑफिसर काम कर रहा था और अभी के सरकारी रूल के अकॉर्डिंग किसी फीमेल विक्टिम के केस की फाइल बिना किसी फीमेल ऑफिसर के साइन के बिना क्लोज नहीं की जा सकती, इसीलिए उसका सीनियर यशवंत राव ये केस एक फीमेल ऑफिसर कल्पना को हैंड ओवर कर देता है कि एक मिसिंग लड़की की फाइल है। नायक ने हर तरह से इन्वेस्टिगेट करके देख लिया, किसी तरह का कोई फॉल प्ले नहीं मिला। लेकिन इस लड़की के पिता नहीं मान रहे, रोजी चौकी आ जाते हैं। इसलिए अब तुम ही उन्हें समझाओ और केस को देखकर क्लोजर रिपोर्ट पर साइन कर दो। फिर इसके बाद कल्पना ही बानी के डैड से बात करती है, उन्हें समझाती है कि पुलिस ने हर तरह से बानी का पता करने की कोशिश की। कल्पना बानी के बाइपोलर होने और उसके सेक्स वर्कर होने का भी जिक्र करती है। इनडायरेक्टली उसका मतलब था कि बानी खुद से ही कहीं चली गई है। वैसे बानी के डैड को भी पता चल चुका था कि उनकी बेटी ये काम करती है, लेकिन वो कहते हैं कि माना कि मेरी बेटी गलत काम करती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे ढूंढेंगे भी नहीं। क्या वो इस लायक भी नहीं? क्या वो इंसान नहीं है? कल्पना कहती कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं कह रही हूँ कि बानी को कोई गायब किया है, इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। जिस पर बानी के डैड बोलते हैं तो फिर वो फोन पर क्यों चीखी? मैं इधर से हेलो हेलो बोलता रहा और वो कोई जवाब नहीं दी। जिस पर कल्पना फाइल देखकर बोलती है कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। बानी के डैड बोलते हैं कि लेकिन मैंने नायक सर को बताया था, जिससे कल्पना समझ जाती है कि इंस्पेक्टर नायक इस केस पर ठीक से काम नहीं किया है और लिपापोती करके केस बंद करना चाह रहा है। इसलिए अब वो क्लोजर रिपोर्ट पर साइन नहीं करती और इस केस को पहले खुद से इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हम जय नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि डॉक्टर अजीज नाम के साइकियाट्रिस्ट से बातें कर रहा था। जय का कहना था कि वो सपने में एक लड़की को मरते हुए देखा है और शॉकिंगली जय यहाँ पर बानी की ही बात कर रहा था। डॉक्टर अजीज पूछते हैं कि वो लड़की कैसे मरी, इस पर जय बताता है कि उसे अंधेरे ने मारा है। अब अजीज को यह बात अजीब लगती है कि अंधेरा किसी को कैसे मार सकता है। इस पर जय कहता है कि वो अंधेरा जिंदा था, किसी लिविंग एंटिटी की तरह वो मूव कर रहा था। वो उस लड़की को खिड़की के बाहर खींचकर बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया। फिर डॉक्टर अजीज पूछते हैं कि उस लड़की का नाम क्या है, क्या तुम उसे जानते हो? जय बताता है कि नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। जिस पर अजीज इसे साइकोलॉजिकल इशू बताते हैं, जो जय के एक्सीडेंट के बाद ट्रिगर हुआ है। वो जय से कहते हैं कि मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में खुलकर बताओ, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा।
लेकिन जय को उस एक्सीडेंट के बारे में कोई बात नहीं करनी थी। वो वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाकर वो डिनर करता है। तभी उसकी माँ पूछती है कि डॉक्टर अजीज के साथ सेशन कैसा रहा, जिस पर जय कहता है कि लास्ट सेशन था, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। उसकी माँ बोलती है तो बेटा फिर ठीक कैसे हो गए, खाना वाना भी तुम ठीक से नहीं खा रहे, इतनी रोटी बची है। तो जय कहता है कि ऐसा नहीं है, आपने फिर से पृथ्वी के लिए एक्स्ट्रा रोटी बना दी है, और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पृथ्वी जो बानी को शैतान के रूप में दिखाई दिया था वो जय का ही बड़ा भाई था। और काइंड ऑफ हमें हिंट मिलता है कि पृथ्वी जिंदा नहीं है, उस एक्सीडेंट में ही उसकी मौत हो गई होगी, जिसके बारे में जय बात करना नहीं चाहता। खैर दूसरी तरफ कल्पना बानी के होटल जाकर उसका रूम देखती है, जहाँ सब नॉर्मल ही लग रहा था। फिर वो बाहर आती है तो उसकी नजर कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। वो मैनेजर से इसका फुटेज मांगती है, लेकिन मैनेजर कहता है कि उसी रात सर्वर रूम में आग लग गई थी, जिसमें सभी फुटेज डिस्ट्रॉय हो गए। इसके बाद कल्पना नोटिस करती है कॉरिडोर में एक मिरर बिल्कुल नया सा लग रहा था। वो मैनेजर से कंफर्म करती है कि ये कांच नया लगवाया है। मैनेजर कहता है कि जी मैम, उस रात फायर फाइटर यही कांच तोड़कर अंदर आए थे। लेकिन कल्पना को उसकी बातों में झोल लग रहा था। उसे लगता है कि उस रात यहाँ कुछ बड़ा हुआ था, जिसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग जानबूझकर खराब की गई है और नायक भी इस मैनेजर के साथ मिला हुआ है। अगर आपको ध्यान हो तो जय ने सपने में भी यही देखा था कि बानी को वो अंधेरा इसी खिड़की से खींचकर नीचे गिराया था। खैर अब कल्पना होटल से निकलती है तो बाहर के सीसीटीवी कैमरे पर उसकी नजर पड़ती है। फिर वो कांस्टेबल कनेक्टर से इसी की फुटेज निकलवाने को कहती है, और ये वही कैमरा है जिसने बानी को उस रात भागते हुए कैप्चर किया था। फुटेज मिलते ही कल्पना भी रिकॉर्डिंग देख लेती है, जिसमें बानी किसी से तो डरकर भाग रही थी, जिससे कल्पना को ये तो क्लियर हो जाता है कि कोई तो उसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी कनेक्ट कर बानी की कॉल रिकॉर्ड्स लेकर आता है, जिसमें कल्पना देखती है कि लास्ट टाइम बानी एक ही नंबर पर 17 बार कॉल्स की थी। फिर कल्पना उसी नंबर को ट्रू कॉलर पर चेक करती है तो वो डॉक्टर पृथ्वी का निकलता है। कल्पना उस पर कॉल करके देखती है, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। दूसरी तरफ रात में जब जय सो रहा था तभी अचानक वॉल से अंधेरा निकलता है और वेनम की तरफ फैल कर उसके बेड को घेर लेता है। जिसके बाद जय औरत के एक भूत को देखता है जो उसकी छाती पर चढ़ी हुई थी। वो दिखने में इतनी भयानक थी कि जय उसे देखकर चीख पड़ता है। इसी के साथ उसकी नींद टूट जाती है। उसने फिर से एक भयानक सपना देखा था। दूसरी तरफ कल्पना बानी के घर जाती है, जहाँ पर हम उसकी माँ को भी देख पाते हैं, जो कि कुछ मेंटली डिस्टर्ब लग रही थी। कल्पना यहाँ डॉक्टर पृथ्वी के बारे में पूछने आई थी, लेकिन बानी के डैड बोलते हैं कि ये कौन है। कल्पना कहती है कि गायब होने से पहले बानी ने इसे 17 कॉल्स की थी, जिस पर उसके डैड बोलते हैं लेकिन बानी ने कभी इसके बारे में नहीं बताया। इसके बाद कल्पना बानी का रूम चेक करती है, जिसमें उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर आत्मा लिखा था। वो पूछती है कि आत्मा क्या है, तो बताते कि बानी सेंटर में सेशन लेने जाती थी, उससे काफी फायदा भी हो रहा था। अब आत्मा सेंटर के रूप में कल्पना को एक लीड मिल गई थी। फिर कार्ड लेकर वो चली जाती है। बानी के डैड भी बाहर चले जाते हैं। सबके जाते ही बानी की माँ उठकर बानी के रूम में जाती है और उसकी अलमारी खोलकर कहती है, आजा बाहर आजा, वो लोग चले गए। दूसरी तरफ जय नेट पर सर्च करता है कि क्या अंधेरा जिंदा होकर आ सकता है। इसी दौरान उसे इनटू द डार्कनेस नाम की एक वीडियो मिलती है, जिसमें रूमी नाम की लड़की सुपर नेचुरल फोर्सेस के बारे में बात कर रही थी और उसका मानना था कि अंधेरा, ये डार्कनेस भी एक तरह की सुपर नेचुरल फोर्स है और हर तरह की ट्रेजिक इंसिडेंट के पीछे कोई ना कोई सुपर नेचुरल फोर्स या अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग जुड़ी है। कई लोगों ने देखा और एक्सपीरियंस किया है और मेरी सिक्स सेंस के अकॉर्डिंग अपनी मुंबई में भी कोई सुपर नेचुरल प्रेजेंस है। सो अगर आपने भी कभी कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस किया है तो मुझसे शेयर कीजिए। जिसके बाद जय उसे कांटेक्ट करके पूछता है कि क्या अंधेरा जिंदा होकर आ सकता है, जिस पर रूमी रिप्लाई करके कहती है कि क्यों पूछ रहे हो, जिस पर जय बताता है कि क्योंकि मैंने उस अंधेरे को देखा है जिंदा। ये सुनकर रूमी चौंक जाती है और फिर उसे एक लोकल न्यूज चैनल का वीडियो शेयर करती है, जिसका टाइटल था अंधेरा खा गया। फिर जय वो वीडियो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें बानी के गायब होने की बात हो रही थी, जिसे उस सपने में देखा था। बानी के डैड यहाँ सिस्टम को कोस रहे थे कि वो मेरी बेटी को ढूंढने में एफर्ट नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो किसी बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन की बेटी नहीं थी ना। लेकिन बानी की माँ कह रही थी कि मेरी बेटी को अब कोई नहीं ढूंढ सकता, वो उसे ले गया। रिपोर्टर पूछता कि कौन, तो बताती है कि अंधेरा, मेरी बेटी को अंधेरा खा गया। अब ये सब देख और सुन जय बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे भी सेम चीज हॉन्ट कर रही थी। दूसरी तरफ कल्पना आत्मा सेंटर जाती है, जहाँ वो आयशा से मिलती है, जो यहाँ की हेड कंसल्टेंट थी। आयशा कंफर्म करती है कि बानी हमारे सेशन में आती थी, लेकिन 4 महीने से वो नहीं आई। फिर कल्पना डॉक्टर पृथ्वी की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या ये यहीं के डॉक्टर हैं, लेकिन आयशा मना कर देती है कि नहीं। फिर कल्पना पूछती है कि वैसे यहाँ किस तरह का इलाज होता है, तो वो अपनी एटम थेरेपी के बारे में बताती है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो ब्रेन वेव्स को टारगेट करता है। वो कल्पना को भी सेशन ट्राई करने का ऑफर करती है। तभी कनेक्ट कर आके बताता है कि मैम, डॉक्टर पृथ्वी का पता चल गया। इसके बाद दोनों पृथ्वी के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें जय मिलता है।
वो जय से पृथ्वी के बारे में पूछते हैं तो जय कहता है कि भैया घर पर नहीं है। फिर वो बानी की फोटो दिखाकर कहती है कि इस लड़की को जानते हो। फोटो देखकर तो जय चौंक जाता है। कल्पना कहती है क्या हुआ, जानते हो क्या इसको, लेकिन जय मना कर देता है। कल्पना कहती है लेकिन तुम्हारा भाई पृथ्वी जरूर जानता है, बुलाओ उससे बात करनी है। लेकिन तभी उसकी माँ आकर बोलती है कि आप उससे बात नहीं कर सकती। कल्पना पूछती है कि क्यों। अब हमें तो ये लगता है कि वो बोलेगी कि पृथ्वी मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। पृथ्वी जिंदा था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से ही वो कोमा में है। कल्पना पूछती है कि कब से स्टेट में है, तो उसकी माँ बताती है कि 22 जून से। जिस पर कनेक्टर कहता है कि मैम हमें लग रहा था कि पृथ्वी ही बानी को गायब किया है, लेकिन बानी 23 जून को गायब हुई थी और 22 जून से ये कोमा में पड़ा है, तो फिर इसने तो कुछ नहीं किया। जिस पर कल्पना कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जय बानी को देखकर चौंका क्यों था और नहीं जानता है बोलता है। फिर वो उसे जय पर नजर रखने को कहती है। दूसरी तरफ जय रूमी से मिलता है और उसे बताता है कि 22 जून को जब मेरा और पृथ्वी का एक्सीडेंट हुआ था, तभी सबसे पहले मैंने उस अंधेरे को देखा था। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के बाद जब जय को होश आता है तो पृथ्वी कार में नहीं था, तभी उसने उस अंधेरे को देखा जो पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा था। इसके बाद पृथ्वी हवा में फ्लोट करने लगता है और उसकी पूरी बॉडी शेक करने लगती है। जय हैरान होकर ये सब देख रहा था। तभी पृथ्वी चीख पड़ता है तो जय पृथ्वी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन तभी वो एंटिटी, वो अंधेरा ह्यूमन फॉर्म में दिखाई देता है, जिसके ऑक्टोपस जैसे हाथ थे। वो वैनम के सिम्बियोट की तरह लग रहा था, जिसके पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटी थी, जो कोई भी रूप ले सकता था। वो जय को भी पकड़ लेता है, जिससे उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं और वो दर्द के मारे चीख पड़ता है। तभी सामने से एक ट्रक आ रहा था, तो जय पूरी जान लगाकर पृथ्वी को अपनी तरफ खींच लेता है और वो अंधेरा वहां से चला जाता है। पृथ्वी की जान तो बच जाती है, लेकिन वो कोमा में चला जाता है। फिर इस घटना के अगली रात 23 जून को जय ने वही बानी वाला सपना देखा, जिसमें यही एंटिटी बानी को खिड़की के बाहर खींच ली थी। जय का कहना था कि बानी की माँ उस अंधेरे के बारे में जानती है, इसलिए रूमी से कहता है कि क्या तुम मुझे प्लीज उनसे मिलवा सकती हो। रूमी कहती कि ठीक है, मैं कल तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। फिर इसके बाद जय अपने घर आ जाता है। तभी वो अपनी कार का कवर हटा हुआ देखता है तो उसे कवर करने जाता है, लेकिन तभी कार में वो पृथ्वी को देखता है, वही शैतान वाले रूप में जैसा बानी देखी थी। उसकी वॉइस भी डिमोनिक थी। वो जय को गाड़ी में बैठने को कहता है और जय बैठ भी जाता है। जय बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर पृथ्वी कहता है कि तू सब जानता है जय, लेकिन जय कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो पृथ्वी बोलता है कि तू दुनिया से झूठ बोले, खुद से झूठ बोले, लेकिन ये अंधेरा सब जानता है। और फिर अगले ही पल वहां से फुल स्पीड से भागकर गायब हो जाता है। तभी इतने में सामने पड़ी कूड़े की पॉलिथीन फाड़कर वही फीमेल एंटिटी निकलती है और जय को हॉन्ट करती है, लेकिन फिर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। इसके बाद हमें एकांत नाम का अनाथालय दिखाया जाता है, जहाँ पर ओमर नाम का लड़का रहता था। स्टाफ से लेकर दूसरे लड़के तक सब उसे बुली करते थे, जिससे ओमर भी डिप्रेशन का शिकार था। फिर अगले दिन वहाँ पर कोई मिस्टीरियस सा बंदा आता है जो सब बच्चों के सर पर अपना कोई डिवाइस लगवाता है। वो उन बच्चों में कुछ ढूंढ रहा था। इसी दौरान उमर की आंख पूरी सफेद हो जाती है। मशीन उसे डिटेक्ट कर लेती है और पीक गामा अलर्ट दिखाती है, जिस पर आदमी किसी को कॉल करके बताता है कि सब्जेक्ट मिल गया है, गामा अब्यूज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद वो वहाँ के लोगों को पैसे देकर उमर को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ जय को सपने में फिर वही फीमेल एंटिटी हॉन्ट करती है। फिर इसके बाद वो रूमी से जाकर मिलता है, जो उसे बानी के घर लेकर जाने वाली थी। इसी बीच कल्पना का दूसरा कांस्टेबल शिंदे उन पर नजर रख रहा था। खैर ये दोनों बानी के घर जाते हैं, जहाँ रूमी उसकी माँ से पूछती है कि आंटी आपको पता है कि बानी के साथ क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस एक टक सामने ही देखे जा रही थी। जिस पर जय पूछता है कि आप वहाँ क्या देख रही हैं, क्या है वो आंटी। तो आंटी कहती है कि अंधेरा। जय बोलता है तो आपने उस अंधेरे को देखा है। तो बोलती है कि तुमने भी तो देखा है। ये सुनकर तो जय चौंक जाता है कि इन्हें कैसे पता। तभी रूमी पूछती है कि आंटी बानी के साथ क्या हुआ था। तब आंटी सब बताती है कि वो कुछ दिनों से परेशान और डरी डरी सी रहती थी। बानी के गायब होने की एक रात पहले उसकी माँ ने खिड़की से देखा कि वो पार्क में झूला झूल रही थी, जोर जोर से हंस रही थी और किसी से तो बातें कर रही थी, जबकि वहाँ कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था। तब वो बानी को देखने पार्क की तरफ जाती है तो बानी अब दूसरा झूला झूल रही थी और उसके साथ वही अंधेरा था जो बानी के बचपन वाला रूप लिया था। बानी अपने होश में नहीं थी। उसकी माँ देखती है कि बानी का सर कभी भी दूसरे झूले के पाइप से टकरा सकता था। वो बानी को तुरंत झूले से खींचकर उतार दी। वो कहती कि उस वक्त तो मैंने उस अंधेरे से बानी को बचा लिया था, लेकिन बाद में वो मेरी बेटी को ले गया, खा गया मेरी बेटी को अंधेरा। जय कहता है कि आंटी वो अंधेरा मेरे भाई पृथ्वी को भी लेकर जाना चाहता था। क्या बानी पृथ्वी को जानती थी? क्या उसने कभी पृथ्वी के बारे में कभी कुछ बताया था? जिस पर बानी की माँ कहती है कि उसी से पूछ लो। जय कहता है कि किससे? तो कहती है कि बानी से, तुम्हारे पीछे तो खड़ी है वो। ये सुनते ही जय डर जाता है। जैसे ही वो पलट कर देखता है तो बानी की आत्माओं से भागती हुई दिखाई देती है, जिस पर उसकी माँ हंसने लगती है, कहती है कि वो छुप रही है, जाओ ढूंढो उसको। तभी बानी के डैड कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आप लोग जाइए। फिर वो बानी की माँ को वहां से ले जाते हैं
लेकिन जय सोच में पड़ जाता है कि क्या मैंने सच में बानी की आत्मा को देखा। फिर वो बानी के रूम की तरफ जाता है तो उसे हंसने की आवाज सुनाई देती है और डोर खोलते ही वो फिर से उसे भागते हुए देखता है। वो रूमी से पूछता है कि क्या तुमने वो देखा। रूमी कहती है कि नहीं, लेकिन मैं अपने डिवाइस से डिटेक्ट कर सकती हूँ। फिर वो कैमरा लेने जाती है और इतने में जय बानी के रूम में देखने चला जाता है। उसे अलमारी से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जय अलमारी खोलकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी एक डिमोनिक हाथ निकल कर उसे अंदर खींच लेता है। अंदर वो बानी के बचपन वाले रूप को देखता है जो कि रो रही थी और फिर दूसरे ही पल वो उसी फीमेल एंटिटी में बदल जाती है और जय का हाथ पकड़ लेती है। तभी रूमी अलमारी खोलकर ये देख लेती है और तुरंत उसकी फोटो ले लेती है और फ्लैश पड़ने से जय को भी होश आ जाता है। फिर वो वहां से तुरंत निकलता है। वो समझ जाता है कि वो फीमेल एंटिटी जो उसे हॉन्ट कर रही थी वो बानी का ही भूत है, जिससे उसे आने लगते हैं पैनिक अटैक। तो रूमी तुरंत ऑटो करती है और उसे अपने घर पर ही लेकर जाती है। बाहर चाट खाता शिंदे उन्हें बानी के घर से बाहर निकलकर जाते हुए देख लेता है। इधर रूमी जय को घर लेकर आती है तो बाहर ही उसे डॉक्टर अजीज मिलते हैं और हमें पता चलता है कि डॉक्टर अजीज रूमी के मामा हैं। जय को पता चलता है तो वो भी चौंक जाता है कि आप रूमी के मामा हैं। रूमी कहती है 1 मिनट, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। जय बताता है कि हाँ, ये मेरे डॉक्टर हैं। तभी अजीज पूछते हैं कि जय तुम ठीक तो हो। रूमी बताती है कि इसे पैनिक अटैक आया है। फिर वो उसे घर के अंदर लेकर जाती है। तभी अजीज रूमी से कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, जिस पर रूमी खुद ही से कहती है कि आपको यही जानना है ना कि हम साथ में क्यों हैं। तो हम एक स्टोरी पर काम कर रहे हैं। जिस पर अजीज कहते हैं कि स्टोरी? अरे उसकी हालत तो देखो, उसे स्टोरी नहीं इलाज की जरूरत है। तो रूमी कहती है कि देखा है आपका इलाज, पहले दवाई देते रहो और जब इंसान ठीक ना हो तो उसे मेंटल असाइलम में बंद कर दो। मेरी माँ के साथ आपने यही किया था ना। अजीज कहते हैं कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था तुम्हें इसका कोई आइडिया नहीं है, तुम उस टाइम बच्ची थी। रूमी कहती है लेकिन अब तो नहीं हो ना, सो अब मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए। और अजीज को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है और अजीज वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ पुलिस पृथ्वी के फोन और टैबलेट वगैरह की जांच करती है तो उनमें कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स वाली फाइल मिलती है जिसमें बानी का नाम भी मेंशन था। कल्पना ये रिपोर्ट से जाकर एक फोरेंसिक एक्सपर्ट को दिखाती है जिसका नाम था डॉक्टर सावन। सावन बताता है कि ये तो किसी तरह का मेडिकल ट्रायल लग रहा है और इसमें जो दवाई यूज की गई है वो बैन है। कल्पना पूछती है कि दवाई किस काम में आती है, जिस पर सावन बताते हैं कि हिप्नोसिस में। मतलब ये दवाई पेशेंट को देकर जो बोलो वो मान लेगा। जैसे अगर ये दवाई कानेक्टर को देकर बोला जाए कि तुम कैटरीना कैफ हो तो वो मान भी लेगा और चिकनी चमेली पर डांस भी करने लगेगा। रिपोर्ट में वही गामा वेव्स का भी रेफरेंस था। अब वो सब देखकर कल्पना समझ जाती है कि पृथ्वी अपने पेशेंट्स पर कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। रिपोर्ट में किसी जूड रोजारियो नाम के पेशेंट का भी नाम था और कोई अननोन पेशेंट भी था जिसे एक्स नाम दिया गया था, यानी उसकी आइडेंटिटी छुपा रखी थी। अब इस एक्स का पता लगना तो मुश्किल था, इसलिए पहले वो जूड रोजारियो का ही पता लगाने की सोचती है। दूसरी तरफ जय सोफे पर ही सो गया था और रूमी बाहर पिज्जा लेने गई थी। जय उसे सब जगह ढूंढ रहा था और इसी बीच वो उसकी वॉल पर ढेर सारे डीमंस की फोटो लगे देखता है। दुनिया भर के डीमंस, देसी विदेशी सब, जिन, पिशाच, एस्मोडियस, मैमोन और पता नहीं क्या क्या। ये सब देखकर तो जय डर जाता है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक लड़की है। वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इतने में रूमी लौट आती है। वो कहती कैसे क्यों भाग रहे हो, भूत देख लिया क्या? जय कहता है कि भूत नहीं, डीमंस। तुम्हारे घर में इतने सारे डीमंस हैं, तुम कोई काला जादू वादू करती हो क्या? तो रूमी कहती कि मैं क्या तुम्हें चुड़ा लगती हूँ? अरे पागल, मैं इन सब पर अपना कंटेंट बनाती हूँ अपने चैनल के लिए। तब जाकर जय रिलैक्स होता है। दूसरी तरफ हम कल्पना को देखते हैं और यहाँ हमें काइंड ऑफ हिंट मिलता है कि कोई पुराना गिल्ट और ट्रॉमा वो भी अपने मन में दबाए है जो उसे फिर से परेशान कर रहा है। अब उसे आयशा का थेरेपी वाला ऑफर याद आता है। बस फिर क्या था, अब वो थेरेपी लेने आत्मा क्लिनिक जाती है। वो मिस्टीरियस बंदा भी वही था। उसी वक्त वो क्लिनिक से बाहर निकलता है। दोनों अगल बगल से निकल जाते हैं एकता कपूर स्टाइल में। खैर अंदर कल्पना देखती है कि यहाँ एक नए बच्चे को इलाज के लिए लाया गया था और ये वही बच्चा उमर था, एकांत अनाथालय का सताया हुआ, जिसे वो बंदा वहाँ से छुड़ाकर यहाँ लाया था। अब इसका ध्यान आत्मा सेंटर में रखा जाएगा या फिर इस पर भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तभी तो बंदा कह रहा था कि सब्जेक्ट मिल गया। खैर अब यहाँ कल्पना अपनी थेरेपी लेती है जिसमें उसके सर पर भी वही डिवाइस लगाई जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि कल्पना लेस्बियन है। लेकिन ये बातों छुपाती है, लेकिन आयशा भी लेस्बियन ही थी, इसलिए दोनों की दोस्ती हो जाती है और एक रोमांटिक बॉन्ड भी क्रिएट हो जाता है। इधर उम्मीद देखती है कि जय के हाथ पर निशान छपा हुआ था। वो कहती है कि ये कैसे हुआ? जय कहता है जब अंधेरे ने मेरा हाथ पकड़ा था तब ये हुआ होगा। फिर वो घर जाता है तो उसकी माँ उससे बात करती है क्योंकि वो दवाई लेना छोड़ दिया था, जिस पर जय का कहना था कि मुझे कोई मेंटल इश्यू नहीं है, जो दवाई खाऊं वो सब रियल है, वो अंधेरा सच में है, और अपने हाथ का निशान भी दिखाता है। जिस पर उसकी माँ टेंशन में आ जाती है कि हे भगवान, अब तुम खुद को चोट भी पहुंचाने लगे। जय फिर कहता है कि ये क्या कह रही है, मैंने ये नहीं किया, अंधेरे ने किया है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि कोई अंधेरा वंधेरा नहीं है, सब तुम्हारे दिमाग में है
और उसे सीसीटीवी की फुटेज दिखाती है जिसमें जय गैराज के पास अजीब हरकतें कर रहा था। लेकिन जय वीडियो पर भी यकीन नहीं करता, कहता है कि ये वीडियो में कुछ गड़बड़ है, मैं तो बस वहाँ कार का कवर चढ़ाने गया था। तब उसकी माँ कहती कि कौन सी कार जय, हमारी कार एक्सीडेंट के बाद आई ही नहीं। ये सुनते ही जय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी माँ कहती कि तुम दवाई नहीं ले रहे इसलिए हेलुसिनेट कर रहे हो। और फिर हमें बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि पृथ्वी ने जय पर भी अपना वो एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की बच्ची को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर स्टापू खेल रही थी और एक डॉली आदमी उस बच्ची को छुपकर देख रहा था और ये आदमी ही जूड रोजारियो है। तभी जूलिया की माँ आकर उसे ले जाती है जिस पर जूड बोलता है कि धत तेरी की और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो कॉमिक्स की दुकान में जाता है। वो कोई स्पेसिफिक कॉमिक ढूंढ रहा था जिसके लिए वो दुकान वाले को 20,000 तक देता है। तभी उसके फोन में अलार्म बजने लगता है। उसने सनसेट के लिए अलार्म लगा रखा था। सनसेट होने वाला है ये पता लगते ही वो एकदम से परेशान हो जाता है और अंधेरा होने से पहले ही घर के लिए निकलने लगता है। फिर जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है जूड को भी अजीब और डरावनी चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसे भी अंधेरा हॉन्ट कर रहा था। फिर जैसे तैसे वो अपने घर तक पहुंचकर लाइट वाइट जलाता है, तब जाकर वो रिलैक्स होता है। और यहाँ पर हम उसकी डॉल पर जे लिखा हुआ देखते हैं जिसका मतलब है जूलिया। जूलिया उसी की बेटी है और वो लेडी उसकी पत्नी। लेकिन अब इनका तलाक हो चुका है। इधर कॉलेज में जय डॉक्टर पवन का लेक्चर अटेंड करता है। यहाँ मैं बता दूं कि पृथ्वी का ट्रीटमेंट डॉक्टर पवन के ही अंडर में हो रहा है। तो डॉक्टर पवन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रेन वेव्स पर लेक्चर दे रहे थे जिसे मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल ब्रेन वेव्स ही डिसाइड करते हैं कि किस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिग्नल एक्टिव होती है। जैसे आसपास सब बढ़िया है तो अल्फा वेव्स जिससे आप काम और लाइट फील करोगे। ऑफिस में कोई काम की डेडलाइन है तो बीटा वेव्स जिससे प्रेशर फील करोगे। और एक्सट्रीमली हाई इमोशन के लिए गामा वेव्स रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइक एक्सट्रीम फियर या एंजाइटी। और क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे फीलिंग्स के लिए ये वेव्स ही रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए एक तरह से ये हमारी कॉन्शियसनेस भी हुई। गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, इसीलिए ये बाकी वेव्स को डोमिनेट कर देता है। खैर ओमर की गामा फ्रीक्वेंसी पीक पर थी, यानी वो हाईली डिप्रेस्ड है, इसीलिए वो लोग उसे लाए थे क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें डिप्रेशन वाला सब्जेक्ट ही चाहिए। लेकिन ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट है और अंधेरे का इससे क्या कनेक्शन है, इसके बारे में आगे ही पता लगेगा। लेकिन इससे पहले एक और ट्रेजेडी हो जाती है। बानी के घर पर पुलिस को उसके माँ बाप की लाश मिलती है। दोनों की नस कटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों ने खुद ही अपनी नस काटी हो। कल्पना कहती है कि बानी की माँ का तो समझ में आता है क्योंकि उनकी दिमागी हालत वैसी खराब थी, लेकिन बानी के डैड तो ठीक थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया। जिस पर कनेक्ट कर कहता है कि क्या पता बेटी को पाने का होप खो दिए होंगे। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बानी की माँ हाथ में चाकू लेकर आती है और अपने हाथ पर ढेर सारे कट्स लगाने लगती है और बानी के डैड के सामने ही खत्म हो जाती है। बानी के डैड ये देखकर रोने लगते हैं कि सब खत्म हो गया, यानी वो भी एक होपलेस स्टेट में चले गए थे। अब ऐसे में ही तो अंधेरा अटैक करता है। तभी अंधेरा छोटी बानी बनकर आता है और बानी के डैड को भी चाकू उठाकर खुद को खत्म करने के लिए कहता है। बानी के डैड चाकू उठाने लगते हैं और यहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर प्रेजेंट टाइम में कल्पना जय और रूमी को बुलवाती है क्योंकि लास्ट टाइम ये दोनों ही बानी के घर गए थे। वो पूछती है कि तुम लोग उधर क्यों गए थे। तब रूमी उस दिन की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें बानी की मॉम वही अंधेरा वगैरह बता रही थी कि वो मेरी बेटी को ले गया। कल्पना इसे बकवास बताती है और दोनों से कहती है कि अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में दोनों को अंदर कर दूंगी। जिस पर जय कहता है कि मैम हम कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे, अंधेरा सच में जिंदा हो गया है, वो लोगों को अपने साथ ले जाता है। वो मेरे भाई को भी लेने आया था लेकिन मैंने उसे बचा लिया था। रूमी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती कि जी मैम वो सही कह रहा है। जिस पर कल्पना कहती कि अंधेरा तुम्हारा भाई पृथ्वी ही तो फैला रहा है और लैपटॉप घुमाकर वही एक्सपेरिमेंट वाली रिपोर्ट दिखाती है। कहती है कि तुम्हारा भाई पृथ्वी लोगों के दिमाग पर इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें वो ऐसे ड्रग का यूज करता था जो बैंड है। 3 लोगों पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बानी, जून और कोई अननोन पेशेंट एक्स। लेकिन तभी जय कहता है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था बल्कि वो तो डिप्रेशन का इलाज कर रहा था और रिवील करता है कि पेशेंट एक्स मैं ही हूँ। वो तो मेरे डिप्रेशन का इलाज कर रहा था। उसने एक एडवांस लैब बना रखी थी, वहाँ पर एक मशीन थी जिससे वो डिप्रेशन का इलाज करता था। मुझे लगा था कि मेरे अलावा और भी पेशेंट होंगे लेकिन बानी का मुझे कोई आइडिया नहीं था। कल्पना कहती कि जो भी हो वो एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो उसके लैब का एड्रेस मांगती है लेकिन जय कहता है कि मुझे नहीं पता, वो मुझे वहाँ छुपा कर ले जाता था। तभी बाहर से बहुत शोर सुनाई देता है तो कल्पना और कनेक्ट कर बाहर देखने जाता है। इतने में रूमी क्या करती है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वाली फाइल से सब पेजेस की फटाफट से फोटो खींच लेती है। इसके बाद कल्पना वापस आती है और दोनों को जाने देती है लेकिन कानेटकर से कहती है कि दोनों पर नजर रखना। फिर वो कानेटकर को बताती है कि जूड रोजारियो मिल गया है, वो कभी साइबर क्राइम में पकड़ा गया था, पुलिस रिकॉर्ड में उसकी डिटेल्स है। बाहर दोनों अब एक्सपेरिमेंट वाली थ्योरी पर बात कर रहे थे। जय का कहना था कि मतलब ये अंधेरा एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट है जिससे हेलुसिनेशन होता है। लेकिन फिर अपने हेलुसिनेशन में मैं बानी को कैसे देख सकता हूँ, उसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बानी का भूत रियल है जिसकी जान मेरे भाई के एक्सपेरिमेंट ने ली और इसी बात का बदला वो मुझसे ले रही हो।
इसलिए मुझे हॉन्ट कर रही है। रूमी कहती कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारा भाई कोमा में है, इसलिए बानी का भूत उसे छोड़कर तुम्हें हॉन्ट कर रहा है, तो इस लॉजिक से तो तुम्हारी माँ को भी हॉन्ट करनी चाहिए। लेकिन उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो सिर्फ तुम्हें ही हॉन्ट करी है, जबकि तुम्हारा उसे कोई लेना देना ही नहीं। खैर वो सब छोड़ो, ये देखो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल्स की फोटोज, इससे अंधेरे के बारे में कुछ पता चल सकता है। अब इसमें बानी के होटल के उस विंडो की फोटो भी थी। जय तुरंत उसे पहचान लेता है कि ये तो वही विंडो है। वो अंधेरा बानी को इसी खिड़की से खींचकर नीचे गिरा दिया था। रिपोर्ट में होटल का नाम भी था, बॉम्बे मून। दूसरी तरफ कल्पना जूड की एक्स वाइफ से मिलती है, उससे जूड का पता मांगती है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास नहीं है। कल्पना कहती है कोई नंबर तो होगा जिससे हम उसे ट्रेस कर सके, जिस पर वो बताती है कि एक पुराना नंबर है लेकिन वो बंद हो चुका है। फिर कल्पना को बिना लीड के ही वापस आना पड़ता है। दूसरी तरफ हम उमर को देखते हैं, जिससे आयशा बातें कर रही थी। उमर की बातों से पता चल रहा था कि इसे भी वही एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वो सुंदर से गार्डन वगैरह की बातें कर रहा था जिसे वो सिमुलेशन में देखा होगा। इधर कनेक्ट कर कल्पना को बता देता है कि कुछ टाइम पहले जय और रूमी बानी वाले होटल में ही जाते हुए दिखे हैं, और इधर जय और रूमी बानी वाले रूम 408 में ही रुके हुए थे। रूमी का यहाँ पर कहना था कि जो लोग जहाँ मरते हैं उनकी आत्मा कुछ टाइम के लिए वहीं रहती है, तो हो सकता है कि बानी अभी यहीं मौजूद हो। फिर वो बानी की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि इतने में जय का फोन बज उठता है, जिस पर वो फोन काट कर कहता है कि सॉरी, माँ का फोन था। रूमी कहती है कि कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट तुम्हारे पास माँ तो है, मेरी माँ तो मुझे कब की छोड़ गई। जिस पर जय रूमी की माँ के बारे में पूछने लगता है। तब रूमी उसको बताती है कि अपनी माँ की वजह से ही मैं इस फील्ड में आई हूँ। मेरी माँ को भी कोई डीमन दिखता था, मैं उन पर बिलीव करती थी, लेकिन मामा नहीं करते थे, उन्हें पागल बताते थे। पहले उन्होंने उनका इलाज किया, फिर जब कुछ नहीं हुआ तो एक दिन उन्हें मेंटल असाइलम भेज दिया, और फिर उसके बाद मैंने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। ये सब बताते बताते रूमी भावुक हो जाती है और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। मतलब भूत बुलाकर एक्सपर्ट वॉशरूम में रोने चली गई और जय को अकेला छोड़ गई, जो पहले से इतना डरता है। अब ऐसे में सच में भूत आ गई तो इस बेचारे का क्या होगा। और तभी EMF मीटर तेजी से ब्लिंक करने लगते हैं। भूत सच में आ जाती है। पहले तो मुंडी घुमाकर जय को डराती है और फिर उसे अपने पीछे चलने का हिंट करते हुए हवा में फ्लोट करके चली जाती है। फिर जय भी उसके पीछे चल देता है। बानी का भूत उसी विंडो के पास जाकर हवा में फ्लोट करने लगता है और तभी विंडो से अंधेरा निकल कर उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है और फिर अगले ही पल वो जय के पीछे दिखाई देता है और हम कल्पना और कनेक्टर को होटल में एंटर करते हुए देखते हैं। दोनों रूम नंबर 408 की तरफ ही जा रहे थे। तभी वॉशरूम से रूमी बाहर आती है तो देखती है कि जय गायब था और EMF मीटर बजे पड़े थे। वो समझ जाती है कि गड़बड़ हो गई। इतने में कल्पना भी आ जाती है। जय को वहाँ ना पाकर वो रूमी से ही पूछती है कि जय कहाँ है। रूमी कहती है कि उसी को तो ढूंढ रही हूँ और EMF सिग्नल को फॉलो करती हुई चली जाती है। सिग्नल उसे सेम विंडो के पास लेकर जाता है। पहले तो रूमी डर जाती है कि वो इस खिड़की से तो नहीं गिर गया, लेकिन खिड़की से देखने पर पता चलता है कि जय जिंदा था, वो नीचे ही खड़ा था। इतने में कल्पना भी आकर उसे देख लेती है। वो लोग उसे आवाज लगाते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। उसे वहाँ पृथ्वी दिखाई दे रहा था, जो कि असल में अंधेरा था। जय उसी के पीछे जा रहा था। अब ये लोग तुरंत भागकर नीचे जाने लगते हैं। इतने में जय होटल से निकलकर बीच रोड में चला जा रहा था, क्योंकि उसे तो गाड़ी वाड़ी कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। उसे बस अकेला पृथ्वी दिखाई दे रहा था। वो किसी तो बात के लिए पृथ्वी से सॉरी बोल रहा था और तभी एक बस जय की तरफ आ रही थी। वो उसे उड़ाने ही वाली थी कि तभी कल्पना आकर उसे बचा लेती है। लेकिन जय को टच करते ही कल्पना को कुछ अजीब सा फील होता है, लेकिन इस बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताती और जय को सेफली उसके घर तक पहुंचा देती है। लेकिन रूमी वो देख लेती है। फिर इन सब के बाद रूमी कल्पना से कहती है कि आपने जब जय को टच किया था तो आपको कुछ हुआ था ना, मैंने देखा था क्या हुआ था। लेकिन कल्पना कुछ नहीं बताती, उल्टा कहती कि बानी वाले केस से दूर रहो तुम लोग, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अब दूसरी तरफ हम जूड को देखते हैं, जो कि पृथ्वी के साथ जय की फोटो देख रहा था। फिर वो जय के फोन को हैक करके उसमें ग्लिच जैसा इफेक्ट चलाता है और अंधेरे जैसे ही भारी आवाज बनाकर बोलता है कि मैं सब जानता हूँ पृथ्वी, मशीन और अंधेरे के बारे में। जय पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर जूड कहता है कि जानना है तो कल सुबह 10 बजे रेडी रहना। इधर रूमी EVP डिवाइस में होटल वाली रिकॉर्डिंग सुन रही थी, जिसमें बानी की भूत की आवाज कैप्चर हो गई थी। वो बार बार आत्मा आत्मा वर्ड दोहरा रही थी। यहाँ पर आत्मा का मतलब आत्मा सेंटर से है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ उसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर and keep watching.